हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जी शान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 16 मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये पार्ट 2 है बच्चों। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया था। उसमें पहला टॉपिक हमने अधिकार और कर्तव्य के बीच में अंतर जाना था। तो एक प्रश्न आपका बच्चों ये आएगा। दूसरा हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि मौलिक अधिकार हमारे वहाँ पे मूल संविधान में 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। 7वां मौलिक अधिकार बच्चों संपत्ति का अधिकार था और इसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बच्चों इसको हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार का नाम, पहला समानता का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में बच्चों। और तीसरा मौलिक अधिकार है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास को इसके आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट में बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा प्यारे बच्चों चौथा अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि धर्म जो है हमारे वहाँ पे बहुत ही प्रचलित है और भारतीय समाज बच्चों धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाता है। अनुच्छेद 25 कहता है बच्चों अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है बच्चों कि भारत के लोग यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने मन के हिसाब से बच्चों अपने धर्म को परिवर्तन भी कर सकता है। लेकिन बच्चों ज़बरदस्ती हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते या लालच के रूप में हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को बच्चों मान सकते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास और आस्था को हम सार्वजनिक और बिना भय के बच्चों घोषणा करने का अधिकार है। हम पूजा पाठ कर सकते हैं बच्चों। तो ये सभी किस में आते हैं? अनुच्छेद 25 में आते हैं। अनुच्छेद 26 आता है बच्चों कि हम अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी हम बच्चों धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, यानी मंदिर और मस्जिद को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं बच्चों। उसके बाद अनुच्छेद 27 आता है बच्चों। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य सरकार बच्चों किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, या राज्य के राज्य जो है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। राज्य सरकार बच्चों किसी भी धर्म को बढ़ावा न देने के लिए किसी को भी अलग से कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देगी। इसका अर्थ होता है बच्चों कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी टैक्स बच्चों नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 कहता है बच्चों कि राज्य द्वारा जो भी पोषित कोई भी संस्थान है वहाँ पे बच्चों धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दिया जाएगा, यानी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 25 से 28 में है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमारी प्रस्तावना भी कहती है बच्चों, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है और वो प्रस्तावना भी कहती है कि भारत क्या है बच्चों? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देगी। संविधान में भारत को बच्चों पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था और ये पंथ निरपेक्ष राज्य बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 में बच्चों प्रस्तावना में जोड़ा गया था। परंतु नागरिकों को अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मानने की और पूजा करने की बच्चों स्वतंत्रता दी गई है और ये स्वतंत्रता बच्चों विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता है बच्चों। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी आचरण और प्रचार प्रसार करने की बच्चों स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है बच्चों कि हम बलपूर्वक या लालच देकर किसी से अपना धर्म परिवर्तन कराएंगे, वो गैर कानूनी हो जाती है। इसी तरह बच्चों जो कई सारी धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी बच्चों, अंधविश्वास थे, वो सब गैर कानूनी करार दिए गए। जैसे देवी देवताओं या अलौकिक शक्तियों का प्रसाद स्वरूप पशु बलि किया जाता था बच्चों, नर बलि किया जाता था, इन सब पे रोक लगा दिया क्योंकि ये धार्मिक कार्य तो थे लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से कराए जाते थे। सती प्रथा का नाम बच्चों आपने सुना होगा। विधवाओं को पहले अपने पति के साथ शव के साथ ही बच्चों जला दिया जाता था, यानी सती प्रथा किसे कहते हैं? जब किसी वाइफ के पति की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ उनकी विधवा को भी जला दिया जाता था, या
उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। तो ये सभी जो अंधविश्वास थे बच्चों, इनको ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 से बच्चों की धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, मंदिर और मस्जिद को हम बना सकते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए बच्चों प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है बच्चों, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का आपसे टैक्स बच्चों नहीं ले सकती, यानी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बच्चों सरकार आपसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती है। उसके बाद आता है बच्चों आपका अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 बच्चों कहता है कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता देती है, यानी ऐसे शिक्षा जो बच्चों राज्य द्वारा पोषित शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा यानी धर्म से रिलेटेड बच्चों शिक्षा नहीं दी जाएगी। यद्यपि ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यानी धर्म के हिसाब से वहाँ पे बच्चों शिक्षा नहीं दिया जाएगा। परंतु राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाले जो शिक्षा संस्थान हैं, उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दिए जाने वाले धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बच्चों बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने, यदि नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति ना दे दी हो। तो ये ध्यान रखना आपको बच्चों। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य के द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आता है बच्चों इससे रिलेटेड कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों पूछते हैं, और ये MCQ के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पाठगत प्रश्न 16.3 है, और इसमें बच्चों पहला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूलाधिकार बनाने का क्या उद्देश्य था। तो अनुच्छेद 23 और 24 में बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बच्चों, मानव व्यापार पे रोक, मानव व्यापार पे रोक और बंधुआ मजदूरी पे रोक कराता है कौन, अनुच्छेद 23। 24 क्या कहता है बच्चों, बाल श्रम पे रोक, यानी बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है, और इसको इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि पारंपरिक तौर से बच्चों सदियों से क्या हुआ है, भारतीय समाज जो है श्रेणियों में विभाजित था और शोषण ये बढ़ रहा था बच्चों, इसलिए संविधान ने शोषण को ख़त्म करने के लिए इसको शामिल किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए बच्चों आपको एक शब्द लिखना है यहाँ पे। बिना किसी भुगतान के जो काम कराते हैं उसे बेगार या बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। मानव की खरीद फरोख्त को बच्चों मानव व्यापार के नाम से जाना जाता है, या इसको बच्चों कबूतरबाजी भी कहते हैं। कबूतरबाजी का अर्थ होता है मानव की खरीद फरोख्त करना, यानी इंसानों को बेचना क्या कहलाता है, कबूतरबाजी कहलाता है। अगला बच्चों आपका आता है पांचवा मौलिक अधिकार, और ये पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। प्यारे बच्चों ये अल्पसंख्यकों के लिए ये मौलिक अधिकार बच्चों जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो संख्या में कम हैं, उनके लिए है। अनुच्छेद 29 बच्चों और अनुच्छेद 30 है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 बच्चों कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा, संस्कृति, इन सभी को बचाने का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक के बच्चों उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, ये सभी बचाने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है बच्चों, और अनुच्छेद 30 कहता है बच्चों भाषा संस्कृति बचाए रखने के लिए वो अपने शैक्षिक संस्थान बच्चों खोल सकते हैं, जैसे गुरुकुल और मदरसा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं। यानी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बच्चों शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 29 क्या है, भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। तो भाषा, संस्कृति, लिपि, धर्मों की विविधता के लिए दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है बच्चों। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, परंतु इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं बच्चों, और इसलिए अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण आवश्यक हो जाता है, ताकि जो बहुमत में लोग हैं बच्चों वो उनका शोषण ना कर सकें। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 बच्चों और अनुच्छेद 30 इन अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार देता है बच्चों। पहला अनुच्छेद 29 आता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा बच्चों। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है बच्चों कि वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर प्रशासन करने और अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है बच्चों, ये ध्यान रखना है। यानी वो अपने धर्म और भाषा
पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसे मुस्लिमों में बच्चों क्या है, मदरसा की स्थापना, तो वो बच्चों अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती है। साथ ही में बच्चों शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में जो राज्य है वो किसी भी संस्था के विरुद्ध के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि एक संस्था को ज़्यादा पैसा देगी, दूसरी को कम देगी। राज्य सरकार बच्चों सभी के साथ बराबर रवैया अपनाएगी। क्या आप जानते हैं बच्चों, जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं होता है, राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, यानी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों हमें पता है कि सिख जो हैं बच्चों वो पंजाब में क्या हैं, बहुसंख्यक है, लेकिन वही सिख बच्चों दिल्ली में, साथ ही साथ में राजस्थान में और हरियाणा में अल्पसंख्यक होते हैं। इसी तरह बच्चों भाषा भी तेलुगु, कन्नड़ और बांग्ला भाषा बोलने वाले अपने भारत के अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक है, जबकि एक स्वयं के राज्य में क्या है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में बच्चों ये बहुसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं। अगला अंतिम मौलिक अधिकार आता है बच्चों, अनुच्छेद 32 आता है, और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। किसने कहा है? भीमराव बच्चों अम्बेडकर ने, जिनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगर पूछे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों ये मूल अधिकार जो हमारे ऊपर 5 मूल अधिकार हैं उनको लागू कराने का काम करता है। अनुच्छेद 32 के तहत बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। रिट कितने प्रकार के बच्चों? 5। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है बच्चों तो सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं या हम हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। मौलिक अधिकार बच्चों कैसे हैं? न्याय योग्य हैं, यानी इनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सहायता के लिए बच्चों न्यायालय में जा सकता है, और हम चाहे तो हाई कोर्ट जाएं, चाहे तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु वास्तविकता बच्चों ऐसा नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन लगातार होता रहा है, और ये एक विचार करने वाला विषय बन गया है। परंतु बच्चों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लिखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 32 के तहत क्या है बच्चों? रिट जारी किया जा सकता है। रिट कितने हैं बच्चों? 5 प्रकार के हैं। तो ये था बच्चों आपका मौलिक अधिकार जो खत्म हो गया है। 6 मौलिक अधिकार बच्चों मैंने पढ़ा दिए। अब आता है बच्चों कुछ और जो बाद में इसमें ऐड हुआ है, वो है बच्चों शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन बोलते हैं बच्चों। राइट टू एजुकेशन बच्चों मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया बच्चों। लेकिन ये इसके तहत बच्चों एक नया अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 आपको पता है बच्चों जीवन जीने का अधिकार है। 21A क्या है बच्चों? शिक्षा का अधिकार। परंतु इसको सही से लागू नहीं किया गया था, इसलिए बच्चों सन 2009 में इसके लिए बच्चों क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने क्या किया था बच्चों? पास किया था। तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से क्या है बच्चों? शिक्षा का अधिकार, और 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार बच्चों 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है बच्चों। 21A जोड़ा गया है ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को क्या है, मूलाधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा बच्चों मिल सके। परंतु इसे जोड़ा जाना अर्थहीन बना रहा, क्योंकि 2009 में इसे लागू किया गया बच्चों। 2009 तक इसको लागू नहीं किया गया था। 2009 में बच्चों शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, संसद ने पास किया था, और 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों उन सभी बच्चों को भारत के स्कूलों से बाहर हैं उन्हें स्कूल तक लाना, उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना उनका अधिकार है, सुनिश्चित किया गया। तो 2009 में बच्चों इसको सही रूप से क्या क्या लागू किया गया। साथ ही साथ में बच्चों 11वां मूल कर्तव्य भी क्या है, ये कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। तो शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 21 से क्या है? शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या है, जुड़ा था। अब बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न हैं। संविधान द्वारा प्रत्यभूत प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन है? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बच्चों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार उपस्थित हैं। दिल्ली में निवास कर रहे तमिल, कन्नड़, तेलुगु बोलने वाले लोग बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय में से हैं। अपनी विशिष्ट भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए वे क्या कर सकते हैं? ये बच्चों आप खुद लिख सकते हो।
उसके बाद ये क्वेश्चन भी करना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख मूल अधिकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये अनुच्छेद 32 में है। प्रमुख क्यों है? क्योंकि इसको हृदय और आत्मा कहते हैं बच्चों। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकता है ताकि हमारे मूल अधिकार को बचाया जा सके। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपके मानव अधिकार के रूप में मूल अधिकार। मानवाधिकार किसे कहते हैं बच्चों? जो मानव होने के नाते जो अधिकार होता है बच्चों, उसे हम मानव अधिकार के रूप में जानते हैं। हम सभी ये जानते हैं बच्चों कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं, मानवीय गरिमा संरक्षण के लिए मानव हमेशा से अन्याय और उत्पीड़न और असमानता के विरोध में संघर्ष करता रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बच्चों 1948 में अधिकारों को अंगीकृत किया जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र सुनिश्चित कर सके। तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र बच्चों कब आया? 1948 में आया था। यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों मानवाधिकार के महत्व को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने बच्चों 1993 ने क्या किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। तो मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र कब आया बच्चों? 1948 में आया और 10 दिसंबर बच्चों को आया था। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके साथ में बच्चों भारत का मानवाधिकार आयोग कब बना? 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में बना था। मानवाधिकार सार्वभौमिक है बच्चों, मूलभूत और पूर्ण हैं। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि बच्चों ये हर जगह सर्वत्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके कुछ प्रमुख मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बच्चों आपके मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बच्चों 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या किया गया था बच्चों? इसको जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का अर्थ होता है बच्चों कि जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग बच्चों 4 का में इसको जोड़ा गया है बच्चों, और अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो आप ध्यान रखना बच्चों, जो 26 जनवरी 1950 का मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। भारत के नागरिक का बच्चों मौलिक कर्तव्य होगा संविधान की पालन करे बच्चों, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन करे बच्चों, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें, भारत की प्रभुता का सम्मान करें, देश की रक्षा करें बच्चों, समरसता की भावना करें, भाईचारा बढ़ाएं, मिश्रित संस्कृति और परंपरा के महत्व को समझें और संरक्षण करें। तो ये सभी क्या है बच्चों? हमारे मूल कर्तव्य हैं। 2009 में बच्चों मैंने बताया था एक 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, वो शिक्षा का अधिकार जोड़ा था बच्चों अनुच्छेद 21A में। लेकिन ये लागू सही से कब कराया गया? सन 2009 में, और इसके तहत बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वां संविधान जो 2002 था इसके तहत तो 21 से जोड़ा गया था, लेकिन जो 2009 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो आचार संहिता, ये कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता है बच्चों, यानी इसके पीछे कोई अनुशस्ति नहीं है। यानी कई सारे मौलिक कर्तव्य ऐसे उनका अर्थ ही बच्चों सामान्य नागरिक के समझ से परे है बच्चों। यानी इन कर्तव्यों को तभी महत्व मिलेगा जब इनके शब्दों में वर्णित किया जाए, यानी अच्छे से समझाया जा सके। लेकिन मौलिक कर्तव्य का अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी इसके खिलाफ बच्चों कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद आता है बच्चों का उचित पालन पोषण और माता पिता की वृद्धावस्था में उचित देखभाल को 1977 में सोवियत संघ की मूल कर्तव्य में सूची में जोड़ा गया था और वहीं से बच्चों हमने इसको लिया है। पाठगत प्रश्न आता है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख तैयार किया था? तो ये तो आप जानते हैं बच्चों, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 में 10 दिसंबर को जो है किया गया था। उसके बाद बच्चों आपके कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन ये आपको कर लेना है। क्या आप जानते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ये देख लेना बच्चों एक बार। उसके बाद आता है बच्चों आपके पाठगत
प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में मूल अधिकार के महत्व के बारे में बताओ। संविधान के द्वारा हमारे प्रमुख जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में, ये मोस्ट है बच्चों। 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं? 6। इन सभी के बारे में आपको बताना है। शिक्षा के अधिकार के बारे में बताना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। और अगर यदि आपने बच्चों ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सभी क्वेश्चन उसी में क्या होंगे? सॉल्व हो जाएंगे। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका बच्चों आपका होमवर्क है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। होमवर्क ये है बच्चों कि आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक बच्चों अनुच्छेद को मुझे कमेंट कर कर बताना है। और कमेंट वही बच्चा करेगा बच्चों जिसके अंदर डेडिकेशन होगी, क्योंकि आर्टिकल 14 से 32 तक लिखना बच्चों बहुत ही बड़ा अपने आप में काम होता है। अब देखते हैं सबसे पहले बच्चों किसका कमेंट हमारे चैनल पे आता है। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही चैप्टर हम कराएंगे बच्चों, थ्योरी के साथ साथ आपका बेस क्लियर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कैसा भी प्रश्न आए बच्चों आप कर लेंगे। आपको पता है बच्चों कि मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप ओपन से करो, या ओपन बहुत इजी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप NIOS का बच्चों रिकॉर्ड देख लो, 100% एग्ज़ाम में बैठते हैं, सिर्फ 30 से लेकर बच्चों 40% तक बच्चे ही पास हो पाते हैं। यानी NIOS बोर्ड का बच्चों जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है बच्चों। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस से इधर उधर किया या मेहनत नहीं की तो आप पास नहीं हो पाएंगे बच्चों। इसलिए हम कामना करते हैं कि आप मेहनत करें और आप अच्छे नंबरों से पास हों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।